नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूं सरकार के एक मास्टर प्लान की। सरकार के पास एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसको जब सरकार लॉन्च कर दे तब सरकार के सारे संकट दूर हो जाते हैं, सरकार पर आई समस्या दूर हो जाती है। जनता जितनी भी उनसे नाराज क्यों न हो, वो नाराजगी दूर हो जाती है क्योंकि जनता दो भागों में बढ़ जाती है। उसी मास्टर प्लान की आज मैं बात करने वाला हूँ। साथियों, मुद्दों से भटकाने का, जनता को गुमराह करने का जो तरीका सत्ताधारी पार्टी अपनाती है वो बहुत काबिले तारीफ है। जैसे ही जनता सरकार के गलत डिसीजनों का विरोध करने लगती है, कहीं पर सरकार की गलती नजर आने लगती है, आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं और लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लग जाते हैं। तो ऐसे में सत्ताधारी पार्टी अपनी आईटी सेल को एक्टिव कर देती है। आईटी सेल और गोदी मीडिया मिलकर जनता को दो भागों में विभाजित करने का काम शुरू कर देती है। आइए इस पूरी प्रोसेस को जानते हैं। साथियों, पहले भी आपने देखा ही है, जब कोई मुद्दा न था तब एक अनोखे शब्द की उत्पत्ति होती है जिसे नाम दिया जाता है राष्ट्रवाद, जबकि ये असल राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग है। इसका एक ही सिद्धांत है, वोट बैंक इकट्ठा करना। इसका मकसद देश हित, राष्ट्र हित या फिर पूरे समाज का हित नहीं, इसका एक ही मकसद है, एक पार्टी का हित। उस पार्टी के हित में गलत को आप सपोर्ट करिए तो आप राष्ट्रवादी हैं, आप चुप रहिए तो आप राष्ट्रवादी हैं। एक ऐसे राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई जिससे पूरा देश दो भागों में बट गया। दो भागों में बटे इस देश का जो नुस्खा था वो सरकार के हाथ लगा और सरकार को पता लग गया कि इसी मास्टर स्ट्रोक से वो आगे अपनी जो राजनीति रोटियां हैं वो सेकेंगी और आगे को भी अपनी जो पकड़ है वो सत्ता में बनाए रखेंगी। इसके कुछ ही सालों बाद महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त और सरकार के तानाशाही रवैये से परेशान होकर लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करते हैं। तो एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है जिसे नाम दिया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग किसी और देश का न होकर हमारे ही देश का एक कॉलेज के छात्रों का ग्रुप था। इसके बाद जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का ही हिस्सा बता दिया जाता। फिर तो मानो हर चुनाव में कोई एक नए शब्द की उत्पत्ति होती गई। कभी वामपंथी, देशद्रोही तो कभी अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता गया और लोग बनते गए। क्या बनते गए वो आप सभी जानते हैं। सारे काले अध्यायों की बात करना संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए अंकिता हत्याकांड पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। अंकिता भंडारी का मर्डर होता है, उसमें बीजेपी नेता का बेटा शामिल पाया जाता है। साथ ही बीजेपी के कोई बड़े नेता, वीआईपी गेस्ट उसमें आते हैं, लेकिन उनका नाम उजागर न हो इसीलिए कई मुद्दे उछाले जाते हैं, खबरों को दबाया जाता है, झूठ को सच, सच को झूठ दिखाकर उस मामले को दबा दिया जाता है। फिर जनता दोबारा से उसकी आवाज न उठा दे इसीलिए जनता को गुमराह किया जाता है। हल्द्वानी में जो रेलवे की जमीन है उनको खाली करवाने के नाम पर खाली हल्ला गुल्ला करवा दिया जाता है। बिना तैयारी के सरकार एक आवाज उठा देती है, एक हल्ला करवा देती है कि ताकि लोगों का ध्यान जो वहां से अंकिता भंडारी से हटकर हल्द्वानी में आ जाए। सरकार की प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था कि जोशीमठ में दरारें आ गई। दरारें आई, लोगों के घर धंसने लगे, लोगों की रोती हुई वीडियो आने लगी। ये हमारा जो गोदी मीडिया उसको दिखाता ही नहीं, लेकिन हमारे जो डिजिटल चैनल हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो फेसबुक वाले हैं, उन लोगों ने उन वीडियोज को दिखाया, लोगों के दर्द को जनता के बीच रखा, तो वो खबर हाईलाइट हो गई, सभी ने दिखाया। उस खबर को दबाने के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। सरकार ने कोशिश की कि मीडिया में ये खबरें ना चले, तो मीडिया कवरेज पर बैन कर दिया गया। उसके बाद जो इसरो ने फोटोज वगैरह जारी किए थे, सैटेलाइट फोटो जारी किए थे, वो हटवा दिए गए। खबरें दबाने की पूरी कोशिश की। जोशीमठ में मीडिया कवरेज बंद कराने और सैटेलाइट फोटो हटाने के बाद सरकार की जो किरकिरी हुई उसे सरकार हजम नहीं कर पाई। उसे लगा कि अब दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने अपना वही मास्टर प्लान लॉन्च किया जिसके तहत उन्होंने सत्ता पाई थी और जिसके तहत वो अभी तक राज कर रहे हैं, शायद आगे भी करते रहेंगे। वो मास्टर प्लान था बाइकॉट और आई सपोर्ट का। किसी का बाइकॉट करवा दो, लोगों को दो भागों में बांट दो, या किसी का आई सपोर्ट वाला ट्रेंड चलवा दो, जैसे आजकल चल रहा है। किसी फिल्म का बाइकॉट चल जाता है तो किसी बाबा का सपोर्ट चल जा रहा है। एक बाबा है बागेश्वर धाम बाबा, बड़े चमत्कारी बाबा हैं,
वो सामने वाले व्यक्ति को देखकर ही लेटर में पढ़ के बता देते हैं कि यह आदमी क्या है, और वो बहुत ज्ञानी महात्मा बाबा उन्हें बताया जा रहा है, चमत्कारी हैं, धर्म रक्षक भी उन्हें बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कर वापस मूल धर्म में लाए हैं। धर्म परिवर्तन की ये परंपरा ईसाइयों में और मुसलमानों में शुरू से चली आ रही थी। उनके लोग न जाने कितनी बार ये हथकंडे अपना चुके हैं, जो हथकंडे आज बागेश्वर बाबा भी अपना रहे हैं। हालांकि इसमें गलत क्या है सही क्या है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। उन्हें एक चेतावनी मिलती है, उस चेतावनी के तहत पूरे देश में आईटी सेल एक्टिव हो जाता है, आई सपोर्ट के अलग अलग पोस्टर बनने लग जाते हैं। बागेश्वर बाबा एक दिन में मोदी जी से भी ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। सत्ताधारी पार्टी का ये जो ट्रिक है, जो प्लान है, वो वाकई काबिल तारीफ है। आज देश का युवा, देश का बुजुर्ग वो भूल चुका है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर 1100 पहुंच गया, रोजगार में हर दिन छटनी हो रही है। सब कुछ भूलकर आज वो आई सपोर्ट बागेश्वर धाम बाबा चल रहा है। देश भर के जो भक्तगण है वो बेचारे भोले भाले भक्त, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका कट चुका है, लेकिन वो लगे हुए आई सपोर्ट बाइकआउट। एक हाथ से बाइकआउट चल रहा है, दूसरे हाथ से आई सपोर्ट चल रहा है। तुम नौकरी छीन लो, तुम भूखा रहने दो, महंगाई बढ़ा दो, लेकिन बाइकआउट और आई सपोर्ट चलते रहना चाहिए। यही प्लान है सरकार का मास्टर प्लान। साथियों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि भक्ति तभी तक रह सकती है जब तक तथाकथित भगवान का पर्दाफाश न हो जाए। नहीं तो वो परम पिता परमेश्वर पर लोग विश्वास क्यों करते हैं? आसाराम, राम रहीम जैसे लोग अभी भी भगवान बने घूम रहे होते। पर्दाफाश होने तक की देर है, भक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।